आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोड आपके सामने है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम पढ़ेंगे अपने 14th चैप्टर को, यानी 14वें चैप्टर को पढ़ेंगे आज हम, जो हमारा है प्रशासनिक संस्था, अर्थव्यवस्था व समाज। अब ये प्रशासनिक संस्था, अर्थव्यवस्था, समाज किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था, 13वां चैप्टर पढ़ा था, जो था मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल से अध्ययन किया कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुई थी, मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन थे, और मौर्य साम्राज्य का फैलाव और विस्तार कैसे हुआ। तो ये चैप्टर इसके आगे कंटिन्यू होता है चैप्टर 14th में, कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी और समाज क्या था। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों चैप्टर एक ही टॉपिक के भाग हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य शासनकाल से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने नीरज स्नातक के नाम से, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी या डाउट आपका पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। आप सभी के लिए बनाया गया ग्रुप है, काफ़ी बेनिफिशियल है। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो वीडियो को देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध होते हैं, जो आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है, उसका लिंक हम दे देते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो डिटेल से आप अध्ययन कर सकते हैं वहाँ से। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो देखिए, मौर्य शासनकाल के दौरान ना भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर काफ़ी बदलाव आया। ये कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने जो स्टार्ट हुई थी वो मौर्य शासनकाल के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। यानी कि प्रशासनिक रूप से तो बदलाव आया ही था, आर्थिक रूप से भी काफ़ी कुछ बदलाव आया था। अर्थव्यवस्था का जो संगठन था उसका स्वरूप काफ़ी कुछ बदला। ठीक है, लोग जो थे इस समय के, खासकर बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के टाइम की। ठीक है, तो मौर्य शासनकाल के दौरान लोग अधिकतर कार्य जो करते थे वो कृषि का करते थे। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि जो राजा को जो राजस्व मिलता था वो भी कृषि से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए भूमि कर, ठीक है, उत्पादन कर। तो यहाँ से एक मोटी इनकम थी उस समय के साम्राज्य के राजा की। इसके अलावा शिल्प वाणिज्य व्यापार भी प्रचलन था। शिल्प वाणिज्य व्यापार आप कह सकते हो कि जो लोग अ, हाथ के धंधों में लगे हुए थे ना, हाथ के द्वारा जो, जैसे पत्थरों की कटाई के द्वारा जो काम करते हैं, जैसे वो हो सकता है, खानों में जो काम करते थे, खदानों में, ठीक है, वो ये सभी शिल्प वाणिज्य के अंदर आते थे। जैसे सूत कातना हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या थे, जो हाथों से कारीगरी करते थे वो शिल्प वाणिज्य थे। तो ये वाले व्यापार भी उस समय प्रचलन में थे। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में बहुत कुछ बदलाव आया था। आप सभी को पता ही है कि मौर्य साम्राज्य से पहले सिकंदर ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है, सिकंदर ने बहुत कुछ सिखा दिया था। सिकंदर ने सिखाया था कि प्रशासन किस प्रकार से चलता है। सेल्यूकस के द्वारा वहाँ पर राज किया गया था सिकंदर के बाद, और उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था उसके बाद के राजाओं को। तो एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस समय से चली आ रही है। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राजा का जो पद होता था उस समय वो सर्वोच्च पद होता था, यानी सबसे जो ऊंचा पद था वो किसका था? राजा था। राजा ही सारे जो बड़े बड़े जो अधिकारी पद है उनकी नियुक्ति करता था, और उसी की देखरेख में सारे बड़े कार्य होते थे। ठीक है, प्रशासन जो था वो कई स्तरों पर बटा हुआ था। ठीक है, ये कह सकते हो कि एक तरीके से प्रशासन को, व्यवस्था को जो है स्थापित किया गया था। जैसे केंद्रीय क्षेत्र जो था मगध था। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र बनाया था मगध को। फिर उसके बाद प्रांतीय क्षेत्र बनाए गए थे, और फिर कुछ परिधि क्षेत्र बनाए गए थे जो उसके आसपास आते थे, और फिर उसके साथ शहर और गांव थे। तो एक ये कह सकते हो कि अच्छी प्रशासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्यकालीन, मौर्य शासनकाल के दौरान देखने को मिली। देखिए, केंद्रीय प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो शासन का जो केंद्र बिंदु था वो था राजा। ठीक है, राजा सेंटर्ड था। राजा ही सब कुछ देख रेख करता था। जैसे कानून निर्माता राजा था, प्रशासक भी राजा था, सर्वोच्च न्यायाधीश भी राजा था, सेना का सेनापति भी राजा था, और राजा के जितने भी बड़े बड़े जो कार्य थे वो सभी किसके थे? राजा के थे, देख रेख वाले। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। देश के आंतरिक, यानी राज्य देश के जो भी आंतरिक फैसले हुआ करते थे, आंतरिक मामले हुआ करते थे, और उनकी रक्षा वगैरह जो है वो सब कुछ कौन देखता था? राजा। राज्य के अंदर शांति किस प्रकार से स्थापित होनी चाहिए, प्रजा का कैसे ख्याल रखना है, उसका काम था, राजा का काम था। युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाए, युद्ध का संचालन कैसे किया जाए, ये सब कुछ, युद्ध का किस प्रकार संचालन किया जाए, ये राजा करते थे। सेना का नियंत्रण राजा करते थे। ठीक है, और ये सभी क्या थे? राजा के अधीन थे सारे कार्य। राजा ही राज्य का कानून निर्माता, प्रशासक, सर्वोच्च न्यायाधीश और सेनापति था। ये कह सकते हो कि राजा ही केंद्र बिंदु था
राज्य को लेकर के। हालांकि राजा के नीचे जो उनके मंत्रिमंडल था, जो उनका अधिकारी वर्ग था, वो सब कुछ एक प्रशासन के तहत रह करके सब कुछ संभालते थे। लेकिन जब बात राजा तक पहुंचती थी तो सर्वमान्य जो डिसीजन लिया जाता था, निर्णय जो लिया जाता था, वो राजा का चलता था। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो कि राजा प्रमुख था उस प्रशासन में। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो देखिए, प्रांतीय प्रशासन क्या था? प्रांतीय प्रशासन ये था कि वहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। और गवर्नर कौन होता था? या तो राजा का कोई सगा संबंधी होता था, जैसे मान लो राजा का कोई भाई है या राजा का कोई बेटा है, वो वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता था। और उस गवर्नर की हेल्प कौन करता था? उस गवर्नर की हेल्प करते थे जो राजा का मंत्री परिषद था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तक्षशिला का जो गवर्नर बनाया गया था वो अशोक को बनाया गया था सर्वप्रथम। किस समय बनाया गया था गवर्नर? जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, उस समय बिंदुसार थे। देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो अशोक, बिंदुसार के समय पे अशोक को जो है तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। तो इनको प्रांतीय गवर्नर बनाया गया था और प्रांतीय गवर्नर वहाँ का प्रशासन संभालता था। अब प्रशासन संभालने में कौन हेल्प करता था उनकी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के द्वारा उनकी मदद की जाती थी। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन चलता था। ठीक है, समझ गए आप? केंद्रीय प्रशासन राजा के द्वारा, प्रांतीय प्रशासन किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो एक बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य काल के दौरान देखने को मिली थी। जनपद, देखिए जनपद क्या थे? जनपद मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हो तो जनपद को मैंने बताया था। देखिए, कुछ छोटे छोटे गाँवों को मिला करके यहाँ जनपद बनाए गए थे। ठीक है, छोटे छोटे गाँव थे, उनको मिला करके एक जनपद बना दिया जाता था। तो जनपद और ग्रामीण प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था? जनपद के अंदर ना प्रदेश नाम का एक पद हुआ करता था, जो अधिकारी पद थे। ठीक है, प्रदेश हुआ करते थे जनपद के अंदर, वो अधिकारी पद के व्यक्ति थे जो वहाँ का कार्यकाज संभालते थे। राजूक और युक्त अन्य अधिकारी हुआ करते थे और इनका राजा से सीधा संपर्क था। ठीक है, रजूक और युक्त दो ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जिनका राजा से सीधा संपर्क होता था, यानी राजा से सीधी बातचीत रखते थे वो। और इसके आधार पर जो है प्रशासन को उनके द्वारा राजा को बताया जाता था कि ये कमियां चल रही हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। वो सब कुछ राजा से सीधा संपर्क में थे। ग्रामीण स्तर के जो स्थानीय लोग थे उन्हें ग्रामिक कहा जाता था। और इनके बीच जो मध्यस्थता करते थे जनपद और गाँवों के बीच में, आपको मैंने बताया ना कई गाँवों को मिलाकर के जनपद बनते थे। तो जनपद और गाँवों के बीच में मध्यस्थता यानी कि मिडल मैन जो उनके बीच हुआ करता था वो था गोप। गोप नाम के व्यक्ति की, यानी गोप ये पद कह लो आप, पद था ये। इस पद पर जो व्यक्ति बैठता था वो मध्यस्थता करता था, मीडिएटर का काम करता था। किन के बीच? गाँवों के बीच में और जनपद के बीच में। तो आप इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी जनपद और ग्रामीण की। देखिए, कृषि और भू राजस्व की जब हम बात करते हैं तो राज्य की जो आय का मुख्य स्रोत था ना उस समय, वो भूमि कर था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस समय अधिकतर लोग कृषि में लगे हुए थे और अधिकतर जो राजस्व था, यानी अधिकतर जो टैक्स था, अधिकतर जो कमाई थी राज्य की, वो कहाँ से थी? वो कृषि से थी। और सबसे ज़्यादा जो कमाई मिलती थी वो मिलती थी भूमि कर से। ठीक है, भूमि कर ये था उपज का 1/6। ठीक है, 1/6 भाग भूमि कर देना पड़ता था उपज का। भूमि कर को उस समय भाग कहा जाता था, भाग के नाम से भूमि कर को जाना जाता था। संकटकालीन अवस्था में कौटिल्य क्योंकि मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था करी थी। मुख्यमंत्री किसके थे आपको पता है? लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम था क्या? विष्णुगुप्त चाणक्य। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी संकटकालीन, जैसे कोई संकट आ जाए राज्य के ऊपर तो उस समय ज़्यादा कर की ज़रूरत पड़ती है या कहते तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कैसे व्यवस्था को चलाया जाए। तो कौटिल्य ने बना रखा था राजा प्रणय के नाम से एक कर, जिसको कह सकते हो कि आपातकालीन कर। आपातकालीन अवस्था में इकट्ठा किया जाता था वो। ऐसी व्यवस्था भी इसके द्वारा चलाई गई थी। इसके साथ साथ देखिए, औभनिक नाम का कर था। औभानिक, औभानिक कर क्या था? ये विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट हुआ करती थी। विशेष अवसरों पर व्यापारी वगैरह, ठीक है, और गांव के जो मुखिया वगैरह होते थे वो सब राजा को क्या करते थे? भेंट देते थे। उसके बाद पार्श्व नाम की चीज़ थी, वो क्या था? अधिक लाभ होने पर व्यापारी से लिया जाता था। जैसे व्यापारी वर्ग को अगर अधिक लाभ प्राप्त हुआ है किसी व्यापार से तो व्यापारी से उसका जो है टैक्स लिया जाता था। तो इस प्रकार के कर का प्रावधान था। विविध नाम का कर था, पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। ये किससे? यानी कि जो भी राज्य के अंदर पशु रखता है उनकी रक्षा के लिए जो सैनिकों को जो लगाया गया है, ठीक है, उनके बिहाफ पे कर वसूला जाता था। ये कौन सा? विविध।
सेतु नाम का कर था, ये फल फूल पर लिया जाता था, ठीक है, फल फूल की देखभाल के लिए, फल फूल की व्यवस्था जो थी उनके ऊपर जो कर लिया जाता था वो था सेतु नाम का कर। रज्जू नाम का कर था, ये भूमि की नाप के समय लिया जाता था, ठीक है, जब भूमि दी जाती थी तो भूमि का नाप होता था। आज भी आपको पता हो जब हम प्लॉट कोई खरीदते हैं तो उसकी मेज़रमेंट वगैरह जो करते हैं वो ज़मींदार के अंडर, उसमें क्या कहते हैं, तहसीलदार के अंदर आती है और वहाँ पर हमें कर देना होता है, तो उस समय भी ये कर था। तो भूमि की नाप के समय रज्जू नाम का कर दिया दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नागरिक प्रशासन को। अब नागरिक प्रशासन जो था वो देखिए, नागरिक परिषद उप समितियों में विभाजित था। जो नागरिकों के लिए प्रशासन बनाया गया था वो उप समितियों के अंदर विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति बनाई गई थी। प्रत्येक समिति यानी 6 समितियाँ हुआ करती थी और 6 समिति में एक समिति के 5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो ये समितियों का काम क्या था, आपको समझा देता हूँ मैं क्या क्या काम था। पहली जो समिति बनाई गई थी उसका काम था उद्योग और शिल्प की देखभाल करना, ठीक है, यानी व्यापार से रिलेटेड जो भी कार्य हो रहा है उद्योग और शिल्प की देखरेख करता था। इसके साथ साथ वो केंद्रों का निरीक्षण, यानी कि जहाँ पर ये कार्य चलते थे ना उन केंद्रों का निरीक्षण करते थे और मजदूरी को निर्धारित करते थे कि कितनी मजदूरी निर्धारित की जाए मजदूर वर्ग के लिए। तो पहली समिति का ये काम था। उसके बाद देखिए दूसरी समिति का क्या काम था। दूसरी समिति करती थी विदेशियों की देखभाल। जो विदेशी वगैरह राज्य के अंदर घूमने के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, उनके देखभाल का काम था किसका, दूसरी समिति का। उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी आवास, वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, सुरक्षा आदि का जो काम था वो दूसरी समिति का काम था। उसके बाद तीसरी समिति का काम था जन्म, जो बच्चों का जन्म होता था और मृत्यु होता था उसका पंजीकरण। ये कह सकते हो कि सुव्यवस्था थी उस समय से ही, ठीक है। एक व्यवस्था बनाई गई थी जनसंख्या को लेकर भी कि कितनी जनसंख्या राज्य की बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या राज्य की कम हो रही है। तो इसका काम भी उस समय से चला आ रहा है, मौर्य साम्राज्य प्रशासन काल के दौरान से ही, ठीक है। चौथी समिति का काम था वाणिज्य और व्यापार के लिए, यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य हो रहा है उसमें किस प्रकार का मापतोल है, कहीं मापतोल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसका निरीक्षण किया जाता था चौथी समिति के द्वारा। और बाजार और मंडी पे इनका नियंत्रण था, ठीक है, बाजार और मंडी पे इनका नियंत्रण था कि किस प्रकार का सामान वहाँ पर बेचा जा रहा है, क्या सामान वहाँ पर बेचा जा रहा है, कहीं उसके मापतोल में कोई कमी नहीं तो कहीं नहीं तो है। ये सब कुछ ध्यान रखती थी चौथी समिति। पांचवी समिति का काम था कि निर्मित जो वस्तुएं बना दी गई हैं क्या वो सही हैं, क्या उनकी गुणवत्ता ठीक है, उनकी गुणवत्ता की जांच करती थी पांचवी समिति। कोई भी वस्तु ऐसी ना हो जो कि राज्य के नागरिक को या किसी व्यापारी को बेची जा रही हो और उसकी गुणवत्ता खराब हो, तो इसका निरीक्षण करती थी पांचवी समिति। उसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखते थे कि उनकी बिक्री कहाँ पर हो, ऐसा ना हो कि होच पोच मच जाए। तो तरीका था, एक व्यवस्था के तहत ही बेचा जाता कि मान लो एक मंडी बनाई गई है तो वहाँ पर सब्जी की विक्रेता हो, ठीक है, दूसरी मंडी बनाई गई है तो वहाँ पे शिल्पकारी की चीज़ों के विक्रेता हो। तो इस प्रकार से उनकी बिक्री का प्रबंध भी करती थी कौन, पांचवी समिति। छठी समिति का मुख्य काम था, देखिए छठी समिति क्या मुख्य काम करती थी, वो कर वसूलती थी, ठीक है, बिक्री कर वसूलना सबसे बड़ा काम था, राज्य का राजस्व बढ़ाती थी छठी समिति। ये बिक्री कर वसूलते थे, जो भी सामान बेचा जाता था उस पर 1/10 के तहत ये बिक्री कर वसूलते थे। दर क्या थी, 1/10। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 रुपये की जो वस्तु है उसका 10वां भाग था वो राजस्व कर के रूप में दिया जाता था। ऐसे समझाता हूँ आपको, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 10 रुपये उस पर कर है, ठीक है, इस तरीके से। तो 10 रुपये कर दिया जाता था किसको, राज्य सरकार को। तो इस तरीके से प्रशासन चलता था, इस तरीके से नागरिक प्रबंध जो किया गया था मौर्य साम्राज्य के द्वारा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।